ईरान पर इतनी दरियादिली ट्रंप की जो है, ये क्यों है? प्रॉपर्टी डीलर है ना साहब, व्यापारी आदमी है ट्रंप क्या बला हैं? जो सिर्फ ये समझते हैं कि आए हो तो क्या लाए हो और जा रहे हो तो क्या दे के जा रहे हो। तो फिर उनको हिंदुस्तान से क्यों इस ऐसी मतलब अदावत हो गई? या लगा कि नहीं यार हिंदुस्तान को तो टैरिफ लाद ही दो, क्या सुन नहीं रहे हैं? या नरेंद्र मोदी के साथ उनको कोई दिक्कत आ गई? ट्रम्प साहब ने वो भी किया, सब हुआ, पपियाँ जपियाँ हुई, पर आते ही उसने सबसे ज़्यादा तो उन्होंने हमसे ही दुश्मनी निकाली। और कभी ये टैरिफ कभी वो टैरिफ, फिर पाकिस्तान को बुला लो, पाकिस्तान को $650 मिलियन दे दिए, F-16 दे दिए। तो ट्रम्प साहब ने जो सबसे बड़ा नुकसान किया है वो अमेरिका का ट्रस्ट ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान बड़ा लाडला हो गया अचानक से अमेरिका का, खासकर ट्रंप का। आसिम मुनीर ब्लू आर्ट बॉय की तरह हो गए। वो वहाँ जाते हैं तो लंच पर उनको बिठाया जाता है, उनको पुचकारा जाता है। अब ब्रेक तो कर देंगे, उन क्या करेंगे? इनसे आज तक अफगानिस्तान नहीं समझ रहा, इनसे इराक नहीं समझ रहा। तो ईरान, गब्बर सिंह ने कहा था शोले में कोई बकरी का बच्चा नहीं है कि दौड़ के पकड़ लोगे, तो ईरान इतना आसान नहीं रहेगा इनके लिए। नमस्कार, न्यूज़ रूम में मेहमान श्रृंखला के तहत आज की कड़ी में हमने एक ऐसे एक्सपर्ट को बुलाया है जो दुनिया के तमाम देशों की जानकारी रखते भर नहीं हैं, बल्कि कई नेताओं के बारे में उनको बहुत गहरे तक पता होता है और कई बड़े नेताओं के साथ उन्होंने नज़दीक से काम भी किया है। कईयों के शासन और सरकार, इन दोनों से इतर उनके अपने जो धंधे हैं उसके भी कुंडली आपके पास रहती है। जब इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करते हैं और जियो पॉलिटिक्स की, तो सुरेंद्र सिंह लाली का नाम मैं इस लिहाज से लेता हूँ कि सिर्फ वो जो औपचारिक चीज़ें दिखती हैं औपचारिक तौर पर उतना ही नहीं समझते हैं, वो उस ज़मीन से बहुत नीचे जा कर के और सतह पर या तलहटी में जो चीज़ें चल बन रही होती हैं, जिनके कारण ऊपर आपको हलचल दिखती है, वहाँ तक वो देखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैंने कहा कि आज दिलचस्प रहेगा आपसे बात करना। ट्रंप साहब की सरकार का साल पूरा हो गया है और कई उथल-पुथल हो गई। वेनेजुएला उन्होंने ले लिया, ग्रीनलैंड के ऊपर उन्होंने अपना दावा ठोक दिया है, क्यूबा को हड़का रहे हैं, ईरान को धमका रहे हैं, वहाँ भी कह रहे हैं कि अब बदलने का समय तो आ ही गया है। पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है और यूक्रेन उधर छूट गया। जितने नेटो कंट्रीज़ थे, अब वो ट्रंप साहब का सामना करने में ही आपस में लामबंदी कर रहे हैं। उसमें से भी कई हैं जो हट गए। अब पोलैंड है, इटली है, तुर्की है, कहता है कि भैया ट्रंप से हम नहीं लड़ेंगे। ट्रंप क्या बला हैं? नमस्कार राणा जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ कि मैं आपके साथ बैठ के अपने विचार साझे कर सकता हूँ। अब ट्रंप क्या बला हैं, ये तो $1 बिलियन का क्वेश्चन है। क्योंकि एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रंप साहब पॉलिटिशियन नहीं है। 5 उनकी बैंकरप्सीज हैं और तमाम उन पे केस चल रहे हैं। तो ट्रंप साहब एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, अगर मैं अपनी हिंदुस्तानियों की भाषा में बताऊं, कि जो सिर्फ ये समझते हैं कि आए हो तो क्या लाए हो और जा रहे हो तो क्या दे के जा रहे हो। तो वो उनको लंबा नहीं है, उनमें पेशेंस नहीं है। और माशाल्लाह 80 साल की उनकी उम्र भी है, कुछ उम्र का भी तकाजा है, तो थोड़ी याददाश्त भी उनकी कम हो रही है। उनके हाथ पे भी पैचेस हैं और कुछ मैकडॉनल्ड्स वो कहते हैं मैं खाता हूँ, तो अगर आपने 80 साल मैकडॉनल्ड्स खाई, और वो डाइट कोक का बहुत शौक़ रखते हैं, उनके यहाँ डाइट कोक का बटन भी रहता है। हाँ, ये तो उनके जो अभी पीछे हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने भी कहा था कि उन्हीं के लफ्ज़ थे कि मैं हैरान हूँ कि ट्रंप साहब इतना लंबा जी कैसे रहे हैं, कैनेडी साहब ने कहा था। तो बात यह है कि ट्रंप साहब एक फिनोमिना है। वो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर बनाना चाहते हैं। एक पिक्चर आई थी कर्ज, ऋषि कपूर साहब थे, तो उसमें एक कैरेक्टर था, वो कहता था, जिसने ऋषि कपूर को चांस दिया था, तो वो पिक्चर में बार बार कहता था मोंटी कौन था, उसे मैंने गली से उठाया, हु इज़ द मेकर, आई एम द मेकर। वो बार बार वो कहते थे, बी ओबरॉय। तो ट्रंप साहब कहते हैं कि बस हम हैं तो क्या गम है, मेरी तारीफ़ कीजिए। अब नोबेल प्राइज़ को भी उन्होंने ये हालत बना दी कि सेकेंड हैंड नोबेल प्राइज़ भी मार्केट में आने शुरू हो गए। तो मैं भी सोच रहा हूँ जाके
ईबे पे ढूंढूं और एक मैं भी खरीद लूं। तो ट्रम्प साहब एक प्रॉपर्टी डीलर हैं और वो थोड़ी जल्दी में है ज़िंदगी में। वो कहते हैं कि मुझे कोई पुराने रिश्तों से लेना देना नहीं है, मैं आया हूँ, मुझे देखो, मुझे पूछो और मैं वो कर जाऊंगा जो इतिहास में किसी प्रेसिडेंट ने नहीं किया। और कमाल की बात है, वो कहते हैं मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। तो अमेरिका तो ऑलरेडी ग्रेट है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक रूस था, वो भी इन्होंने तोड़ दिया, तो $30 ट्रिलियन की इकॉनमी, उसके बाद सीधा चाइना 20 ट्रिलियन पे है। तो कितना ग्रेट हो गया, अभी सारी दुनिया तो आप ही चला रहे हो। जब आपका मन करता है आप किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट उठा के हेलीकॉप्टर से ले आते हो। जब आपका मन करता है आप किसी कंट्री पे अटैक कर देते हो। इन्होंने इराक पे अटैक कर दिया, इन्होंने कहा वहाँ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, आज तक नहीं मिले। सितंबर 11 का लिंक आज तक नहीं मिला, बिन लादेन आज तक नहीं मिला, और ये सब पाकिस्तान में है, पर वो उनके चहेते बने हुए हैं। तो उनको अपना काम समझ आता है कि अपना काम चलता भाड़ में जाए जनता। मुझे ये बताइए कि दरअसल अभी आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, पाकिस्तान बड़ा लाडला हो गया अचानक से अमेरिका का, खासकर ट्रंप का। आसिम मुनीर ब्लू आर्ट बॉय की तरह हो गए। वो वहाँ जाते हैं तो लंच पर उनको बिठाया जाता है, उनको पुचकारा जाता है। और आसिम मुनीर पता है कि भैया ये आदमी है तो पाकिस्तान में आपकी तूती बोलती रहेगी। उसको भी फील्ड मार्शल बना दिया वहाँ की हुकूमत ने, या फिर किसी और के कहने से होता, ट्रंप साहब ने कहा कि बनाओ इसको, बढ़ाओ इसको। ये पाकिस्तान पर इतनी दरिया दिली ट्रंप की जो है, ये क्यों है? प्रॉपर्टी डीलर है ना साहब, व्यापारी आदमी है। अब आप बताइए कि तो प्रोटोकॉल की कितनी बड़ी वायलेशन है। और मुझे नहीं लगता अमेरिका के इतिहास में हुआ होगा कि एक कंट्री का सेल्फ अनॉइंटेड आर्मी चीफ डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच कर रहा है और हवा लटने की हमारे मोदी साहब को बोलते हैं कि आपने फ़ोन नहीं किया। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का तीसरी बार चुना हुआ प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन नहीं किया तो डील रह गई। और आसिम मुनीर साहब ट्रे में रेयर अर्थ लेके चले जाते और कहते मालिक बोलिए। अब देखो ट्रंप साहब को एक तो ईरान से बहुत नफरत है। अब आप बात बताइए कि अमेरिका का, इजराइल का, अमेरिका का ईरान कितनी दूर है, क्या ईरान की इकॉनमी है। इसमें मैं अब इजराइल को अंदर ला रहा हूँ। अमेरिका को कोई चलाता है तो वो इजराइल चलाता है। ये ऐसा है कि ये तो अभी मार्जरी टेलर ग्रीन उनकी पार्टी से गए, उन्होंने भी कहा देखिए जो जूश लोग हैं वो सबसे अमीर लोग हैं दुनिया में। क्योंकि मैं 10 साल अमेरिका में भी रहा, तो जितने भी बड़े लॉयर्स, जितने भी बड़े जजेस, जितने भी बड़े रियल एस्टेट वाले हैं, वो ज़्यादातर यहूदी हैं। और उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है एपैक, जिसके थ्रू वो अमेरिका में कांग्रेसमैन को फंड करते हैं। ये बड़ी ढकी छुपी बात नहीं है, ये सबको पता है कि वो ढके करते, क्योंकि अमेरिका में लॉबिंग बिजनेस लीगल है। तो अगर आप कहते हैं कि मैं ट्रंप के साथ गोल्फ खेलता था, ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो मैं आपको एज अ लॉबिस्ट रख के पैसे दे सकता हूँ और आप टैक्स देंगे कि जब भी वो डिसीजन आपकी कंट्री के बारे में आएगा सेनेट में, तो मैं उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करूँगा। जैसे वहाँ कमीशन भी लीगल है, आर्म्स डील, जैसे हमारे यहाँ बोफोर्स का इतने साल चलता रहा। तो इजराइल अमेरिका को थ्रू फंडिंग इन्फ्लुएंस करता है अंकल सैम को कि जब भी कुछ हो तो आप इजराइल के हित में काम कीजिए। तो रिमोट कंट्रोल इजराइल है। इजराइल के पास अमेरिका का टीवी, अमेरिका है, पर छोटे से रिमोट के बिना टीवी नहीं चल सकता है। आपसे बात करते करते मुझे ख्याल आया कि ये जो पूरी दुनिया में ट्रंप ने खुरपेंची शुरू की है, एक कोशिश उन्होंने की थी कि रूस और यूक्रेन की जंग रुक जाए, लेकिन यूक्रेन अपनी जगह पर ज़ेलेंस्की अड़े रहे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है। फ्रांस भी साथ में था, नेटो के वो सारे देश उनके साथ खड़े थे जो आज वो ग्रीनलैंड के लिए खड़े हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप को लगा हो यार ये मान हैरान रहा है और नेटो जो है वो बेवजह खड़ा पड़ा है, अब मैं ही नेटो को बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। उन्होंने ग्रीनलैंड का और बाकी ईरान का, वेनेजुएला का पूरा लफड़ा खड़ा कर दिया, अब आओ मुझसे भिड़ो। और रूस को उधर छोड़ दिया कि समझ नहीं रहा है, अब ज़रा इसको समझा लो। ट्रंप साहब बिजनेसमैन है। ट्रंप साहब को पुतिन बहुत अच्छा लगता है, जो सऊदी अरेबिया के शेख के बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनको बड़ा शौक है। वो एक एज अ डेमोक्रेटिक लीडर कम फील करते हैं, वो ज़्यादा अपने आप को किंग की तरह फील करते हैं। आजकल अमेरिका में भी चल रहा है। तो ट्रंप साहब क्योंकि सियासतदान नहीं थे, उन्होंने कहा था कि जब मैं आऊँगा एक ही दिन में मैं यूक्रेन की वॉर को सॉल्व कर दूंगा, बल्कि उन्होंने ये तो कहा था कि जब मैं जा रहा हूँ ओथ लेने तब तक कर दूंगा।
अब ट्रम्प साहब के पास सियासत का तो तजुर्बा नहीं है। पुतिन ने तो कितने वैसे प्रेसिडेंट्स निकाल दिए। देखिए ट्रम्प साहब जिनसे बात कर भी रहे हैं, अगर मैं 3 बड़े लीडरों का नाम लूँ, वो तीनों मजे हुए सियासतदान हैं। वो चाइना के शी जिनपिंग हों, या रूस के हों, या हमारे मोदी साहब हों। अब देखिए मोदी साहब ने क्या किया कि उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं इस आदमी से भिड़ जाऊंगा तो ये कुछ और भी कर देगा। तो इंग्लिश में कहते हैं समटाइम्स नो रिप्लाई नो रिस्पॉन्स इज इवन ए वेरी पावरफुल रिस्पॉन्स। तो ट्रम्प साहब जिन लोगों से कर रहे हैं, और उसके बाद बीबी नेतन्याहू जो अमेरिका की सरकार को चलाते हैं, वो डुअल सिटीजन भी हैं, वो अमेरिका में रहे भी हैं। तो ट्रम्प साहब जिन 3 बड़े सियासतदानों, 4 के मैंने नाम लिए हैं, वो चारों मंजे हुए सियासतदान हैं। तो फिर उनको हिंदुस्तान से क्यों इस ऐसी मतलब अदावत हो गई, या लगा कि नहीं यार हिंदुस्तान पे तो टैरिफ लाद ही दो, क्या सुन नहीं रहे हैं, या नरेंद्र मोदी के साथ उनको कोई दिक्कत आ गई, या हिंदुस्तान जिस तरीके से अपने लिए सोच रहा है बाकियों को कहे कि वो दरकिनार कर रहा है, यह बात उनको खल गई कि यार ये तो अपने रास्ते चल रहे हैं, सीना चौड़ा करके अपने लिए सोच रहे हैं, हमारी तो सुन ही नहीं रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि आप डेयरी के लिए अपना बाज़ार खोल दो, या सीड्स के लिए अपना बाज़ार खोल दो, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम सीड्स जिनको कहते हैं। क्या कारण है कि आज अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच में ये रिश्ता यहाँ आ गया है? सबसे बड़ा कारण है कि वो एक नए हिंदुस्तान से डील कर रहे हैं। अब नए हिंदुस्तान में एक स्वाभिमान वाला हिंदुस्तान है। उन्होंने कहा था हम भी हड़काएंगे और ये दौड़े दौड़े चले आएंगे, जैसे कि स्टारमर साहब आ गए और बाकी दुनिया के सियासतदान आ गए, जैसे वो पाकिस्तान के भी पहुंच गए यस सर करने। अब यहाँ मोदी जी ने कहा देखो मैं आपकी बात से इत्तफाक रखता हूँ, पर मैं वही मानूंगा जहाँ मुझे लगता है मानना जायज़ है। आपके लिए मैं अपनी डेयरी या फार्म, जो कि इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल बेस्ड इकानमी, तो मैं नहीं करूँगा। और दूसरा वो थोड़ा नाराज़ हो गए क्योंकि हमने वो उनको कहा नहीं, क्रेडिट नहीं दिया कि वो जंग उन्होंने रुकवाई थी। वो 65 से 70 बार कह चुके हैं, और शायद जब तक मैं बात करूँगा 71 हो जाएगा कि इंडिया पाकिस्तान की जंग मैंने रुकवाई थी। अब हमने, मोदी साहब ने उनको नहीं कहा, मोदी साहब ने अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर कह दिया। तो उन्होंने कहा यार मेरी $30 ट्रिलियन की इकानमी, तुम्हारी $4 ट्रिलियन की इकानमी, हाउ डेयर तुम मेरी बात ना मानो। तो बस वहाँ थोड़े वो नाराज़ से हो गए कि मेरे कहने पे अब एक टांग पे खड़े नहीं हुए। ये बात है। डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि 1 साल पूरा हो गया, कह रहे हैं कि तुम लोगों ने मुझे नोबेल पुरस्कार दिया नहीं है, तो फिर इसका खामियाजा तो पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। और वो सब जगह उन्होंने अपनी फोर्स, अपनी ताकत लगा दी है। ईरान लेटेस्ट है, ईरान के भीतर अब उनको लग रहा है कि ईरान में सत्ता बदल हो जानी चाहिए। आज मैं देख रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि यहाँ बदल दिया जाए। आपका परिवार भी ईरान से ही यहाँ? मेरे पिताजी की ईरान की पैदाइश है, मेरे दादा की भी। अच्छा, तो ईरान में जो मौजूदा हुकूमत है खामनेई की, इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद जो वहाँ सत्ता आई है, उसके पहले जो थी, आपको लगता है कि ईरान में अभी जो कुछ भी हो रहा है वो पुरानी सत्ता के लाने के लिए और नई सत्ता को हटाने के लिए है, कारण वाजिब है वहाँ? देखिए थोड़ा सा इमोशनल इशू भी है ये मेरे लिए, और दूसरा मैं थोड़ा आपको उसमें माजी में लेके जाऊंगा। ये जब मोसैडेक जो वहाँ पे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, जब इन्होंने उसको वहाँ से हटाया, क्योंकि उन्होंने कहा, जब ये पहले इंग्लैंड का वहाँ पे ज़्यादा रोल था, तो उन्होंने कहा कि बीपी जो है वहाँ पे ऑडिट करेगी, ब्रिटिश पेट्रोलियम। तो उन्होंने कहा नहीं। देखिए अमेरिका को तेल से बहुत प्यार है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कंजम्पशन उनकी है, शायद 4% की उनकी आबादी है, पर 25% से ज़्यादा जीडीपी वो चलाते हैं। तो पहले भी शाह फ़िरान को हटाने में, लाने में इन्होंने ही किया है। देखिए, और उसके बाद अब क्या हुआ कि अब ख़मैनी साहब इनसे नहीं निपट रहे हैं, तो ये ईरान को अब इज़राइल के कहने पे, क्योंकि देखिए अमेरिका को इज़राइल ईरान से क्या है, इतनी दूर है, पहुंच भी नहीं सकता, क्योंकि इज़राइल उनको पुश करता है, क्योंकि इज़राइल को ख़तरा है ईरान से। तो ये क्या करते हैं कि ये अब ईरान में एक चेंज लाना चाहते हैं, पर ये ला नहीं पाएंगे, जो मेरी समझ कहती है, क्योंकि ईरान एक सिविलाइजेशन है। और जब भी आप ईरान जैसी कंट्री ने, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पे इतने सैंक्शंस लगाए हैं कि अब एक हर ईरानियन अपनी गुर्बत को अमेरिका के साथ और इज़राइल के साथ जोड़ता है। आज आप ईरान में अमेरिका का और इज़राइल का नाम लोगो तो लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि आज भी उनके अंदर एक फीलिंग है कि जो हमारे अंदर अनरेस्ट हो रहा है, वो अनरेस्ट जेन्युइन है,
बट उसमें बहुत बड़ा हाथ इजराइल का और अमेरिका का है उस अनरेस्ट को बढ़ाने में। तो ईरान एक सिविलाइजेशन है, और जब वो आप ईरान पे अटैक करने की डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं तो जो लोग खमैनी के हिमायती नहीं है वो भी हो जाते हैं, बिकॉज एक मुल्क में सोच होती है कि इसको बोलते हैं यू रैली फॉर द फ्लैग, आपके अंदर आपकी पेट्रियटिज्म जाग जाती है। तो ईरान इतना आसान नहीं है जितना डोनाल्ड ट्रंप साहब समझ रहे हैं, शायद इसीलिए वो कहने के बाद अभी पीछे हट गए हैं, वरना उन्होंने कहा था द फोर्सेज आर कमिंग। और दूसरा, अगर ईरान को ये छेड़ देते हैं तो अब सोचिए कितना बड़ा रहता हमारे खित्ते में फैलेगा। अभी यहाँ पे पाकिस्तान वैसे ही है, बांग्लादेश यहाँ छिड़ा पड़ा है, सऊदी अरेबिया और यूएई के भी रिश्तों में खटास आई हुई है, इसराइल ने कतर के ऊपर जाके पीछे अटैक कर दिया जो अमेरिका का सबसे बड़ा है। तो ये इतना बड़ा बॉइलिंग पॉइंट है कि अगर कहीं ईरान हिल जाता है तो सोचिए इस रायते को संभालेगा कौन। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो चले जाएंगे आके, क्योंकि दूसरा, ईरान में कोई ऑपोजिशन भी नहीं है। जब आप एक सत्ता परिवर्तन करते हो तो एक ऑपोजिशन बिल्ड करते हो, आप एक नैरेटिव लाते हो, वो ठीक है या गलत है वो बहुत बड़ा सवाल है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन ही कोई नहीं है। जिसको वो कह भी रहे हो, जो शाह ईरान का बेटा है, वो 1979 से तो वो ईरान ही नहीं गया है, और वो थोड़े हैं भी शौकीन किस्म के आदमी हो जो शाह ईरान के थे। तो आप ऑपोजिशन तो क्रिएट करो, आप ऑपोजिशन ही नहीं है। अगर आपने छेड़ दिया, इसको अमेरिका में बोलते हैं इफ़ यू ब्रेक इट देन यू ओन इट। अब ब्रेक तो कर देंगे, उन क्या करेंगे? इनसे आज तक अफगानिस्तान नहीं संभल रहा, इनसे इराक नहीं संभल रहा है। तो ईरान, गब्बर सिंह ने कहा था शोले में, कोई बकरी का बच्चा नहीं है कि दौड़ के पकड़ लोगे। तो ईरान इतना आसान नहीं रहेगा इनके लिए। लाली साहब कह रहे हैं कि ईरान में ये ठीक है कि बेरोज़गारी बहुत है, महंगाई बहुत है, जो शासन का शिकंजा है बहुत है, घुटन बहुत है, लोग ऊबे हुए बहुत हैं। उसमें एक बड़ा कारण जो सैंक्शंस हैं जो अमेरिका ने लगा रखे हैं लंबे समय से, वो भी हैं। इसलिए अमेरिका से भी लोगों की अपनी नाराज़गी होती है, और चूँकि आपने एक विकल्प देश के भीतर खड़ा नहीं किया है तो हटा करके आप क्या करेंगे? और जिसको लाएंगे वो ईरान के भीतर लंबे समय से रहा नहीं है, तो उसको अता पता भी नहीं है। तो एक अलग तरह की प्रॉब्लम आपके सामने है। हटाना आसान है, वहाँ क्या करेंगे आप, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए ईरान में हो सकता है कि अमेरिका थोड़ा अभी समय ले रहा है। एक बात है, रूस और चीन जब से भंगड़ा डाल रहे हैं दोनों इस समय। भंगड़ा डाल रहे होंगे, हाँ भंगड़ा डाल रहे होंगे, क्योंकि जब से ट्रंप साहब ने सब जगह अपने अपने वो तो उठा ही ले रहे हैं। तो एक तरह से अपहरण है, किडनैपिंग कर रहे हैं। वो क्यूबा को टारगेट क्यों कर रहे हैं? देखिए, क्यूबा से उनकी शुरू से तो बनी ही नहीं थी। दूसरी बात यह है कि मार्को रूबियो साहब क्यूबा से हैं। हाँ जी, और वो भी जब क्यूबा के हालात ठीक नहीं थे तो वहाँ से छोड़ के आए थे। तो कुछ उनकी भी रंजिश होगी, क्योंकि मुल्क उन्होंने छोड़ा था, और जिस मुल्क को वो छोड़ के आए थे आज वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में उस मुल्क के मुस्तकबिल लिख सकते हैं। तो देखिए, अमेरिका को एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको बताऊं कि ये जो इस समय चल रहा है दुनिया में, ये ऑयल इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, ड्रग्स इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अब इन्होंने बोला जी वेनेजुएला में जा रहे हैं, ड्रग्स के लिए जा रहे हैं, अब ड्रग का इशू ही ख़त्म हो गया। अब क्या कह रहे हैं जी, वहाँ तेल निकालना है। तो कहाँ गया ड्रग्स जिसके लिए आपने मुदोरो को उठाया था? तो मेन मुद्दा ये है कि चाइना जो है वो इस एरिया में, अपने लैटिन अमेरिका में अपने टेंटिकल्स फैला चुका है। जब अमेरिका दुनिया में अटैक कर करके सरकारें तोड़ रहा था, बना रहा था, चाइना सप्लाई चेन्स बना रहा था। अभी ट्रंप साहब ने चाइना पे टैरिफ लगाए, तो क्या किया चाइना ने? कहा लगाओ। उसने उनका रेयर अर्थ ही रोक दिया, क्योंकि 90% जो रेयर अर्थ है वो चाइना कंट्रोल करता है। तो अब चाइना ने, और जो वेनेजुएला है वो चाइना को तेल बहुत देता है, और वेनेजुएला में भी और उस एरिया में बहुत ज़्यादा रेयर अर्थ हैं, निकल, कोबाल्ट, जो आपको चाहिए आज। आपका फ़ोन, आपकी गाड़ी, आपकी F-35 की कोटिंग, आपकी बैटरीज नहीं बन सकती। तो मेनली ट्रंप साहब ने जो एक कॉम्प्लिकेशन कर दी दुनिया के लिए, इन्होंने कह दिया कि भाई आप मेरे खित्ते में ना हो, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन में। और क्योंकि इन्होंने मुदोरो को उठा लिया, अब ये किस मुँह से रोकेंगे चाइना अगर ताइवान जाएगा? अब ये आप कैसे मना करोगे आप पुतिन को कि तो यूक्रेन, मतलब बल्कि यूक्रेन तो और खुश हो गया, क्योंकि एक तो आपने अपना हाथ उठा लिया यूक्रेन के ऊपर से, प्लस आपने अपना हाथ उठा लिया नेटो मेंबर्स के ऊपर से भी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जिनके आप माई बाप बने फिरते थे। आपने कहा जी हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, अब आपने वो भी उठा लिया। तो वहाँ से आपने पुतिन को यूरोप के ऊपर छोड़ दिया, और चाइना को भी आपने कह दिया कि अब किस मुँह से रोकोगे अब आप? काल चक्र कैसे घूमता है, लाली साहब से बात करते करते मुझे लगा कि एक बार बता दें। ये पूरा नेटो खड़ा हुआ था कि रूस का डोमिनेंस दुनिया के ऊपर ना हो, और उसको टैकल करने के लिए एक बड़ा सा फ्रंट खड़ा किया गया, नेटो।
32-33 देशों का एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। अब उस नेटो के ही एक देश डेनमार्क के एक इलाके ग्रीनलैंड के ऊपर जाकर के उन्होंने डंडा गाड़ दिया कि ये तो हमारा है। नेटो के कई देश डेनमार्क के साथ आकर के अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गए कि भैया इसको क्यों मार रहे हो, ये ज़मीन तुम हथिया रहे हो, कल मेरे यहाँ भी पहुँच जाओगे, ये ठीक नहीं है, दुनिया जैसे चल रही है उसको चलने दो। वो कह रहे हैं कि हम ना यूनाइटेड नेशंस मानते हैं ना नेटो तुम लोगों के कहना मानते हैं, अगर तुम लोग को लड़ना है तो लड़ो, यहाँ आ जाओ। अब ये नेटो जो यूक्रेन के लिए वहाँ जा कर के लड़ रहे थे और माल सप्लाई कर रहे थे, वो सब रुक गया। यूक्रेन पूरा खुल गया रूस के लिए। चीन ताइवान के ऊपर जो है वो अपना कब्जा कर ले, इसके लिए भी बाकी दुनिया के इट्स अ देश मैटर ऑफ जाएंगे टाइम। नहीं। एग्जैक्टली। तो और उन्होंने अपने लिए ले लिया कि हम वेनेजुएला ले लेते हैं, ईरान के ऊपर अपना आदमी बिठा देंगे, क्यूबा हम ले लेंगे, हम अपनी तरफ हम देख रहे हैं, तुम अपनी तरफ तुम देखो, और हम मिल करके दुनिया पर राज कर रहे हैं। कुछ ऐसा तो नहीं? देखिए, मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ कि चाइना ने जो रिलेशन बनाए हैं दुनिया में, वो उन्होंने कस्टमर बनाए हैं। चाइना ने कस्टमर बनाए, अमेरिका ने एलाइज बनाए थे। तो एलाइज में क्या होता है कि एलाइज में जहाँ ट्रस्ट खत्म हो गया वहाँ फिर गेम खत्म है। कस्टमर में ट्रस्ट नहीं खत्म है, कस्टमर फिर आ जाएगा, आप उसे कहोगे नहीं यार बात सुनो, चलो थोड़े पैसे कम कर देता हूँ, ले लो। तो जो ट्रंप साहब ने इस पूरी दुनिया को हिला डाला है, वो उन्होंने ये किया कि अब ट्रंप साहब ने अमेरिका का दुनिया में ट्रस्ट ख़त्म कर दिया। अब आपने खुद ही इतने बढ़िया बोला कि अगर आपने नेटो बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसके बाद से एक दिन आपने छती उठा ली उन सब के ऊपर से कि वो जाके हमारे पंजाबी में कहते हैं किसको मासी बोलें। तो अब क्या हो गया कि अमेरिका को ट्रस्ट कौन करेगा? अमेरिका जितना मर्जी पावरफुल हो, आपने अपना माल तो बाहर जाके बेचना है ना। क्योंकि आप देखिए कि आज आप एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। अगर आज अमेरिका में गाड़ी भी बनती है तो उसकी सीट बेल्ट जर्मनी से आ रही है, रबड़ पार्ट्स इंडिया से आ रहे हैं, टायर शायद फ्रांस से आ रहे हैं मिशेलिन से, और शायद बैटरीज कहीं और से आ रही हैं। तो ट्रंप साहब क्योंकि सियासतदान नहीं, वो ये नहीं समझते हैं कि आप आइसोलेशन में नहीं चल सकते। मतलब हमारे तो पंजाब में कहते हैं कि अगर कोई इंसान मर भी जाता है, फौत भी हो जाती, तो उसको भी 4 आदमी उठा के ले जाने वाले चाहिए होते हैं। तो ट्रंप साहब ने क्या कर दिया कि अमेरिका का ट्रस्ट ख़त्म कर दिया। चाइना तो बना लेगा कस्टमर दोबारा, पर अब अमेरिका पे ट्रस्ट कौन करेगा? आप बताइए, हम करेंगे? इतना बढ़िया हमारा उनके साथ रिलेशनशिप रहा, जितनी पार्टियां आई गई। जब से बिल क्लिंटन साहब, मुझे याद है जब इंडिया आए थे तो पूरा हिंदुस्तान में ऐसे लग रहा था कि घर में जवाई बाबू आए हुए हैं, इतना बढ़िया चला। पर ट्रंप साहब ने वो भी किया, सब हुआ, पपियाँ जपियाँ हुई, पर आते ही उसने सबसे ज़्यादा तो उन्होंने हमसे ही दुश्मनी निकाली। और कभी ये टैरिफ, कभी वो टैरिफ, फिर पाकिस्तान को बुला लो, पाकिस्तान को $650 मिलियन दे दिए, F-16 दे दिए। तो ट्रंप साहब ने जो सबसे बड़ा नुकसान किया है वो अमेरिका का ट्रस्ट ख़त्म कर दिया है। कस्टमर बन जाएगा लेकिन ट्रस्ट बनाने में एक उम्र लग जाती है। एक दिन लाली साहब के साथ बैठेंगे, क्योंकि चीन क्या करता रहा है और कैसे धीरे धीरे उसने दुनिया भर के भीतर अपने पैर पसार लिए हैं और उसको फिर से आप खींच करके चीन के अपने दायरे में डाल पाएँ, ऐसी ताकत और ऐसी स्थिति दुनिया में अब किसी की नहीं है। तो चीन ने क्या किया, एक दिन समझेंगे। और एक दिन यह भी समझेंगे कि अमेरिका किस तरीके से दुनिया भर में कूप करता रहा है। तख्ता पलट 70 वो या तो सीधे कर जाए 70 के और आसपास। 71वां बांग्लादेश में किया, जिसमें आसिम मुनीर साहब हम इसी हमारे पर बिठा लिए। जो जो लेटेस्ट है कू, वो आसिम मुनीर और मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश साहब। माली मोहम्मद यूनुस को भी मान सकते हैं आप। मैं मोहम्मद यूनुस पे आता हूँ। एक दिन हम लंबी चर्चा करेंगे सिर्फ कू पर कि अमेरिका में जो पॉलिसी चलती हैं, सरकारें भले ही चाहे बदल जाती हों, अमेरिका की अपनी जो इंटरनेशनल पॉलिसी होती है वो ऐसी ही है कमोबेश। क्या हुआ बांग्लादेश में? देखिए, अमेरिका का जो रंग है ना वो सफ़ेद है। सफ़ेद है, गोरी चमड़ी के लोग हैं। इंग्लैंड के भी वही थे, पर आधी दुनिया पे राज कर गए ना। तो अमेरिका चाहता है कि कोई भी कंट्री डिस्टर्ब रहे, क्योंकि जहाँ डिस्टर्ब रहेगी वहाँ तीसरे आदमी का रोल आ जाता है। तो बांग्लादेश में भी थे जो यूसुफ साहब थे, वो तो क्लिंटन फाउंडेशन के ख़ास नोबेल प्राइज़ भी दिया। तो अमेरिका चाहता है कि इस एरिए में बांग्लादेश में उसका कंट्रोल रहे, पाकिस्तान में रहे, क्योंकि अमेरिका का दुश्मन हिंदुस्तान नहीं है, अमेरिका का दुश्मन चीन है। और सारी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ जो हैं वो इस समय ग्लोबल साउथ में हैं। तो अमेरिका इतनी दूर यहाँ पे लाके, हालांकि अमेरिका के 70 या 100 से ज़्यादा तो आर्मी बेसिस हैं, CIA ऐसी जगह नहीं जहाँ पे ना हो। तो उन्होंने बांग्लादेश में भी इस हिसाब से किया कि तब की उनकी चौधराहट बनी रहे, उनका एक प्रॉक्सी वहाँ रहे।
और हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ तो पाकिस्तान, वहाँ चीन है ही, और चीन पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है हमारे अगेंस्ट दोनों बॉर्डर को हॉट करने के लिए। अब ये 4000 किलोमीटर से ऊपर का बॉर्डर एक मुसीबत हमारे लिए और डाल दी, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से वहाँ से जमात इस्लामी उठ रही है। तो अमेरिका चाहता है कि आदमी की दीवार पीठ के साथ लगे रहे, ताकि फिर वो हमारे पास आए कि मैं बाप मेरा फ़ैसला कराओ, मुझे पैसे दो। तो ये बांग्लादेश में भी उन्होंने वही खेल खेला है जो वो हर जगह खेलते रहे हैं, क्योंकि अमेरिका चाहता है, अमेरिका को देखो जितनी मर्जी बड़ी डेमोक्रेसी वो हो, लेकिन वो डेमोक्रेसी पसंद नहीं करता, क्योंकि डेमोक्रेसी में जाके उन्हें अपना माल बेचना है तो फिर बहुत नॉइजी होती है। वो पास होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। वो कह रहे हैं छोड़ो, डिक्टेटर क्रिएट करो, जो पाकिस्तान में सिंगल विंडो क्लियरेंस है। आसिम मुनीर से बात हो गई तो कोई बात नहीं, इमरान खान जेल में जो मर्जी कहता रहे, शहबाज शरीफ जो मर्जी करता रहे, और जरदारी सब जो मर्जी करते रहे, उनको पता है कि एक आदमी है। इसीलिए आप देखिए तो सही, उन्होंने एक सेल्फ अनोइंटेड फील्ड मार्शल को अपने साथ बिठा लिया। तो ये अमेरिका का खेल है, सब गंदा है पर धंधा है ये। अमेरिका की पूरी पॉलिसी जैसी रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार के अपने कार्यकाल में ये बता दिया है कि वो बाकी राष्ट्रपतियों से एकदम अलहदा हैं। वो शुद्ध कारोबारी आदमी हैं और कारोबारी फ़ायदे के लिए ही वो अमेरिका का इस्तेमाल करते हैं और वो अपनी ताकत का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपना भी फ़ायदा देख रहे हैं और अपने मुल्क का कितना देख रहे हैं, कितना हो रहा है, ये थोड़ा समय बता देगा, क्योंकि अमेरिका के भीतर भी कई तरह के सवाल और संकट हैं। लेकिन चीन और रूस एक अलग तरह की टेरिटरी में यूक्रेन के साथ है, उसके अपने हित हैं, लेकिन उसकी जो आर्थिक स्थितियां हैं धीरे-धीरे उनको वो सहेज रहा है। चीन दुनिया भर में बढ़ रहा है। एक दिन लाली साहब के साथ बैठेंगे तो 1991 के बाद जैसे ही चीन ने अपने आप को दुनिया की रेस में डालना और अपने आप को तैयार करना शुरू किया, कैसे नीतियां बदलती चली गई और कैसे चीन आज की तारीख में दुनिया के ताकतवर दो देशों के साथ आगे खड़ा हुआ है, अमेरिका और चीन। और अमेरिका की रात की नींद हराम रहती है। तो एक लंबी चर्चा चीन पर करेंगे और एक लंबी चर्चा हम अमेरिका पर करेंगे कि अमेरिका कैसे कू करता रहा है और वहाँ की सरकारें कैसे दूसरे देशों में जा करके अपनी घुसपैठ करती हैं और अपना फ़ायदा लेकर के वहाँ तबाही मचा देती हैं। बहुत शुक्रिया आप खाने के शुक्रिया राना जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे को आपने अपने साथ बैठने का मौका दिया और हमने ये तफसील से कितनी इंटरेस्टिंग जानकारी आपने दी। मैंने तो आज जाना कि मार्को रूबियो जो हैं वो क्यूबा के हैं या वहाँ की पैदाइश उनकी है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत थैंक यू सर।